नमस्कार। आज हम लोग एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 आप देखेंगे कि ये भी अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके दस्तावेज बहुत लंबे हैं, कई 100 पेज के इसके दस्तावेज हैं। तो उसके बारे में पूरा हमको नहीं समझना है, जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो लोग उसके बारे में, लेकिन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है उसे हम देखेंगे। तो पहली बैठक जो है एनसीएफ की आपकी होती है 14 और 19 जुलाई 2004 को। एनसीईआरटी करता है, किसकी? एनसीईआरटी की पहल से, और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पे इसके अध्यक्ष होते हैं प्रोफेसर यशपाल। कभी क्वेश्चन पूछता है कि एनसीएफ 2005 के जो बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। अगर निदेशक पूछेगा तो इनका निदेशक में डॉक्टर या प्रोफेसर केश कुमार को दिया गया कि आप इसकी पूरा करने का दिया गया। एक एनसीईआरटी जो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। एक एससीईआरटी होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद 1988 में होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना यहाँ से ये है और इसकी स्थापना यहाँ होती है, इस समय होती है। यहाँ भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है एससीईआरटी एनसीईआरटी। किताबें भी देखेंगे आप, एनसीईआरटी पूरे भारत में एक ही एनसीईआरटी किताबें ही होती हैं जो एनसीईआरटी किताबें आपकी तैयारी के लिए होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। पहला जो है 1975 में एनसीएफ बनाया गया, फिर वो दूसरा हुआ 1988 में, तीसरा 2000 में, चौथा जो है 2005 में, जो 14वां संस्करण है। तो इसे आप याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। और एमएचआरडी की पहल पे प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 की स्थापना की गई। अच्छा, एनसीएफ 2005 मतलब कि एक पाठचर्या, एक पाठ्यक्रम किस लिए बनाया गया? क्योंकि बच्चे की शैक्षिक व्यवस्था में सुधार हो। जैसा पाठ्यक्रम होगा वैसे बच्चे पढ़ेंगे, वैसा अच्छा समाज जैसा होगा वैसा पाठ्यक्रम भी होगा। तो जैसे जैसे समाज बदलता गया वैसे वैसे पाठ्यक्रम बदलता गया। पहले का समाज कुछ और था, आदर्शवादी था, आज प्रकृतिवादी है। तो उस तरीके का समाज आज देखेंगे, डिजिटल प्रणाली है, साइंटिफिक है, तो तमाम चीज़ें हैं, वो तो देखने से ही है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उसको देखेंगे। एनसीएफ 2005 की कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है ये, 38 सदस्य थे। अगर कहीं कहीं 35 सदस्य भी देता है। 35 सदस्य कौन कौन से थे? जो समिति के सदस्य थे 35 थे। एनसीईआरटी के 3 सदस्य थे। टोटल 35 + 3 38 सदस्य हो जाते हैं। अगर टोटल सदस्य पूछेगा, अगर उसमें क्वेश्चन पूछता है कि एनसीएफ 2005 में कमेटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी, अगर 38 और 35 दोनों दिया है तो आप 38 को लगाएंगे। अगर 38 नहीं दिया है, अगर 35 दिया है तो आप 35 को लगाएंगे। इसलिए कि अगर टोटल सदस्य 38 होते हैं, जिसमें समिति के सदस्य 35 और 3 सदस्य एनसीईआरटी के होते हैं, तो मिलाकर के 38 हो जाते हैं। रूपरेखा तैयार करने के लिए 21 राष्ट्रीय समूह का गठन किया है। 21 बिंदुओं पे कमेटी बनाई गई और 21 समूह का गठन करके इस रूपरेखा को तैयार किया। किसकी रूपरेखा? एनसीएफ की रूपरेखा को। और ये प्रोफेसर यशपाल कौन थे? यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष थे। और इसका नारा क्या था? देखिए, नारा 1993 में भी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें संशोधन प्रोफेसर यशपाल जी करते हैं, तो उसमें शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नारा क्या था? एनसीएफ 2005 का, भाई शिक्षा बिना बोझ के हो, शिक्षा बिना दबाव के हो, शिक्षा ऐसी हो जिसमें बच्चा अपने आप को एक तरीके से फ्री महसूस करे, एक तरीके से खुशी महसूस करे, शिक्षा का दबाव उसके ऊपर ना हो, ऐसा ना फील करे कि जो है वो अपने आप को डर रहा है। जैसे किसी ने कहा ना कि एक बार एक आदमी था और वो अपने बच्चे को साथ जा रहा था, तो वो एक दूसरा आदमी था जो एक बकरे को लेके जा रहा था। तो बकरा को वो
जो लेके जा रहा था उसको खींच रहा था, बकरा अपनी तरफ खींच रहा था और वो आदमी अपनी तरफ खींच रहा था। तो वो लड़का जो अपने पिता के साथ जा रहा था वो पूछा कि पापा पापा, वो कहा कि हाँ बेटा, कहा कि वो क्यों जो है तो बकरा चिल्ला रहा था। तो पूछा बाबा बकरा क्यों चिल्ला रहा है, वो उसको क्यों खींच रहा है। तो कहा कि वो बेटा कसाई है, कसाई उसको ले जा कर के काटेगा, इसलिए वो बकरा जो है जान छुड़ा करके भाग रहा है। तो लड़का कहा कि पापा मैं तो सोच रहा हूँ कि वो उसको स्कूल ले जा रहा है। तो इस तरीके से मतलब इतना डर था स्कूल जाने के लिए कि बच्चा स्कूल जाने से डरता था, बर्डन था, बोझ था एक तरीके से। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पाठ्यक्रम ऐसा बनाया गया कि बच्चा स्वतंत्र हो, बच्चे की रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता के आधार पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए कि बच्चा जो चाहता है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा की बात एनसीएफ 2005 करता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। इसमें आप देखेंगे ये है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये इसका मसौदा जो तैयार किया गया कहाँ से लिया गया, ये एनसीएफ 2005 का भी क्वेश्चन रहा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध था सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति से यह एनसीएफ 2005 का जो मसौदा लिया गया और उनका मेन कथन क्या था, सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। उन्होंने बचपन को जो है एकदम खिलता हुआ फूल की तरह बताया, कहा कि जो क्रिएटिविटी होती है, उदारता होती है और उसमें आनंद जो होता है वो बचपन की कुंजी होता है। तो बच्चे को खुला छोड़ दिया जाए, बच्चा करे, गलती करना स्वाभाविक है। अधिगम में गलती करके सीखेगा तो फिर दोबारा वो गलती नहीं करेगा, उसको छोड़ दिया जाए। यानी उन्होंने प्रकृति में, वातावरण की भी शिक्षा को देने का पूरा फोर्स बनाया, वहाँ से लिया गया। तो इस तरीके से इसका प्रयोग 22 भाषाओं में किया गया, ट्रांसलेशन किया गया, 8वीं अनुसूची की जितनी 22 भाषाओं में प्रयोग किया गया और 17 प्रदेशों में इसे लागू किया गया। जब ये लागू किया गया तो हर प्रदेश को केंद्र सरकार ने 10-10 लाख रुपए का सहयोग दिया कि अपने यहाँ आप जैसे किताबें पूरी चेंज हो जाएंगी, पूरा पाठ्यक्रम चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे कुछ सहयोग दे करके केंद्र ने उसको लागू किया। यह अब तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज है। अब देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ रही है, हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, 2022 में लागू होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से संभव नहीं हो सका, अभी कहाँ लागू हुई है। तो उसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे, जो है राष्ट्रीय ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जो है नई शिक्षा नीति की बात है। नई शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी हुआ है, कुछ उसके मेरिट्स भी हैं, कुछ डिमेरिट भी हैं। तो होता रहता है, जब किसी चीज़ में परिवर्तन होता है तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को ख़राब लगेगा, लोग अपने अपने तर्क देंगे, अपने अपने विचार देंगे। तो उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, जो अच्छाइयाँ हैं उसको स्वीकार करना है। और ये कोई चीज़ है कि सबको खुश नहीं आदमी कर पाता है, कुछ न कुछ उसके लिए जो है वो उसके अपवाद के रूप में रहते हैं, जिनको जो है वो अच्छी चीज़ नहीं लगती। भाई सबका नेचर तो एक जवान नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य क्या था कि विद्यार्थियों को अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, विद्यार्थी ये समझ जाए। विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ने आता है तो केवल पढ़ने नहीं आता है, विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ाने भी आता है। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी केवल विद्यालय से, यानी टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो उसको सिखाता है तो उससे कुछ सीखता भी है। और वह उन्होंने बताया कि विद्यार्थी को आत्मज्ञान का ज्ञान होने का मतलब ये है कि विद्यार्थी वो अपने समझ जाए कि मैं शिक्षा क्यों ले रहा हूँ, शिक्षा लेने का मेरा उद्देश्य क्या है, उसके मेरे दैनिक जीवन में क्यों इम्पोर्टेंस है। जो मैं शिक्षा ले रहा हूँ अपने दैनिक जीवन में भी उसका उपयोग करूँ। ऐसा नहीं कि केवल विद्यालय में ही जा कर के विद्यालय की शिक्षा लेकर के विद्यालय में ही इसका उपयोग हो। जैसे आप सपोज करिए कि विद्यालय में PT वगैरह कराई जाती है, तो बच्चा जब विद्यालय में आता है तो PT करता है, योगा करता है या पढ़ता लिखता है। तो ऐसा नहीं कि अब PT पूछा जाता है बच्चों से PT क्यों कराइए, बच्चे कहते हैं सर शारीरिक विकास के लिए हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। अब घर जाते हैं तो बच्चे PT, तो क्या घर रहेंगे तो उनका शारीरिक विकास नहीं होगा, वो तंदुरुस्त नहीं होंगे, वो फिट नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं कि बच्चे केवल PT करें, योगा करें, व्यायाम करें, केवल विद्यालय में थोड़े करेंगे, वो घर पे भी करें। तो जो भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है वो चीज़ें घर पे भी करें, हर जगह उसका उपयोग हो, जो सीखें, जो पढ़ें।
तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान की प्राप्ति है इसका मेन उद्देश्य था एनसीएफ 2005 का, कि बच्चे को अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाए बच्चा कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, किस लिए मैं पैदा हुआ हूँ। और उसके कुछ सिद्धांत है जो आत्मदर्शी सिद्धांत, मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। कहा कि ज्ञान को यानी विद्यालय से बाहरी वातावरण से जोड़ना। उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान जो बच्चे को दिया जाता है वो केवल विद्यालय तक ही सीमित ना रहे, उसके बाहरी वातावरण से उसको घुमाया जाए, उसको करके सीखना, उसको निरीक्षण करके सीखना, सर्वेक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, देख करके सीखना। इस तरीके से उसको वातावरण में घुमा घुमा करके सीखना, प्रयोग करके सीखना। उसको बाहरी वातावरण से बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए, बाहरी जीवन से उसको जोड़ा जाए। रटंत प्रणाली का उन्होंने विरोध किया। भाई जो रटंत प्रणाली होती है अस्थायी होती है, उसमें बच्चे को रटा तो दिया जाता है लेकिन वह बच्चा समाज के प्रति उतना जो है जो बाहर एक तरीके से बहिर्मुखी नहीं रहता, अंतर्मुखी हो जाता है, रट करके ही जान जाता है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो कॉन्वेंट या प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को रटा रटा करके सिखा दिया जाता है, तो बच्चे क्यों सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, बच्चे क्यों डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि उनको बाहरी वातावरण का ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा, बस किताबों के तले उनको दबा दिया जाता है। टीचर भी दबाता है और इस तरीके का सिलेबस है कि माँ बाप भी उसको प्रेशर देते हैं कि तुम इंजीनियर ही बनो, तुम डॉक्टर ही बनो। बच्चे का इंटरेस्ट अगर आर्ट में है, बच्चे का इंटरेस्ट अगर साहित्य में है, बच्चे का इंटरेस्ट अगर मैथ्स में है, बच्चे का इंटरेस्ट अगर इंग्लिश में है, तो नहीं, उसको टीचर वो देखते हैं कि उनके पड़ोस का कोई लड़का इंजीनियर हो गया, कोई लड़का डॉक्टर हो गया, तो वो उनका मेन फोकस रहता है, नहीं वो उनका लड़का डॉक्टर हो गया, बड़ा वो हो रहा है, भाई मेरा लड़का भी डॉक्टर होगा। अरे भाई साहित्य में भी तो जा सकता है, एक जर्नलिस्ट भी तो वो बन सकता है, एक अच्छा नृत्यंगना भी कर सकता है, एक अच्छा गायक भी तो वो बन सकता है। तो इस तरीके से उसको उसमें उसकी रुचि जिसमें उसकी योग्यता के आधार पर उसका हो, और रटंत प्रणाली का विरोध किया गया। पाठचर्या बाल केंद्रित हो, न कि शिक्षक केंद्रित हो, न कि पाठ्यक्रम केंद्रित हो। कौन सी केंद्रित हो? बाल केंद्रित। अब जैसे जॉन डीवी ने जो शिक्षण को 3 उन्होंने बताया त्रिध्रुवी प्रक्रिया, कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट्स और कैरिकुलम। तो उन्होंने बताया कि अब देखिए जॉन एडम्स ने 2 प्रकार, शिक्षक और शिक्षार्थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया, जॉन एडम्स ने 2 ध्रुवी प्रक्रिया बताई, शिक्षक और शिक्षार्थी बताया जॉन एडम्स ने, और जॉन डीवी ने शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम बताया। लेकिन यहाँ जो हमारा एनसीएफ की बात चल रही है, एनसीएफ का पाठ्यक्रम जो है, पाठचर्या जो होगी बाल केंद्रित होगी। बच्चे की रुचि, योग्यता, क्षमता, उसकी अभिवृत्तियों, योग्यताओं के आधार पर उसका विकास किया जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें आती हैं कि इनके मेन सिद्धांत क्या थे। फिर कक्षा को गतिविधि से जोड़ा जाए। आप देखेंगे गतिविधि से जोड़ना, कोई एक्टिविटी कराया जाए। आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है सब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो गतिविधि ही है। या बच्चे को सिखाना, जैसे आप देखेंगे, आप इंग्लिश के टीचर हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, अप और डाउन का अंतर बता रहे हैं कि अप मीन्स ऊपर होता है, डाउन मीन्स नीचे। अगर बच्चे लाइंस में खड़े हैं, कहेंगे अप करना है तो हाथ ऊपर करना है, डाउन करना तो हाथ नीचे करना है, अप डाउन अगर कहेंगे, जो नहीं कर पाएगा उसको बाहर कर दें गेम से। एक गेम करा दें, यानी एक गतिविधि करा दें। यहाँ छोटे बच्चे हैं, छोटे क्लास के, तो जैसे चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, तो हाथ ऐसे ऐसे करके आप जब सिखाएंगे तो बच्चे उसमें खेल में सीखेंगे, हंस करके सीखेंगे, वो इंटरेस्ट लेंगे। सर दूसरे दिन फिर कहेंगे मैडम फिर सिखाइए, सर फिर सिखाइए। तो इस तरीके की गतिविधि से जोड़ा जाए। कक्षा को गतिविधि से उसमें टीएलएम बना दिया जाए, ऐसे बच्चा देख करके उसको सीख ले कि कैसे अच्छे चित्र हैं, उस चित्रों के माध्यम से अट्रैक्टिव हो बच्चे। यानी पूरा वातावरण जो विद्यालय का हो, बाहरी वातावरण से बच्चों को जोड़ करके सिखाया जाए, एक्टिविटियाँ कराया जाए, और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया। जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य हैं, जैसे बच्चे समझें कि हम देश के लिए हैं, देश की सेवा करेंगे, उनके अंदर ईमानदारी हो, नैतिकता हो, राष्ट्रीय प्रति के लिए जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व की भावना उसके अंदर हो, अपने देश, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति वो समर्पित हों।
तो इस तरीके से इसके एनसीएफ के इतने सिद्धांत हैं। शिक्षक का क्या रोल होगा उसमें, एनसीएफ 2005 में शिक्षक एक सुगमकर्ता, एज ए सहयोगी के रूप में, एज ए मित्र के रूप में, एज ए पथ प्रदर्शक के रूप में होगा, न कि एक शिक्षक जो है उसके ऊपर दबाव बनाएगा, दबाव नहीं बना सकता। वह क्या होगा, एक सुगमकर्ता के रूप में होगा और जैसे जैसे विद्यार्थी का फ्लो जाएगा, जिधर वो जो पढ़ना चाह रहा है शिक्षक वही उसको पढ़ाएगा और शिक्षक उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। हालांकि अनुशासन दंडात्मक नहीं दे सकता, लेकिन स्व अनुशासन वह दे सकता है। यानी मेंटल हरासमेंट और फिजिकल हरासमेंट नहीं दे सकता, लेकिन उसको थोड़ा बहुत तो दिया ही जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से, और भाषा कौन सी होगी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग किया गया है। कक्षा 3 के बाद जो है लिखित भाषा, कक्षा 1 से लेकर के अब तो लोअर नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी और 2 तक जो है आपकी जो है एक तरीके से मौखिक भाषा का ही प्रयोग होगा। 3 के बाद लिखित भाषा जिसमें परीक्षाएं होंगी और यहाँ तक परीक्षाएं नहीं होंगी। और अंग्रेजी भाषा को मातृभाषा उन्होंने नहीं कहा। भाषा का विकास जो किया क्या, LSRW, इसमें उन्होंने कहा भाषा विकास को LSRW, आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार आता है। LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग, सुबोपल जिसको कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये है सुनना, ये सुनना, ये है बोलना, पढ़ना, ये है लिखना। तो ये आप रखें सुबोपल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको इंग्लिश में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। शिक्षण, वही शिक्षण की ध्रुवीय प्रक्रिया। शिक्षण ऐसा हो कि बच्चा उसको इंटरेस्ट के साथ सीखे, बच्चे को बोझ ना लगे, लर्निंग विदाउट बर्डन हो, वातावरण टीएलएम से परिपूर्ण हो, गतिविधि युक्त हो, उसमें शिक्षक सुगमकर्ता के रूप में हो, आनंददायी हो, इस तरीके का शिक्षण हो। ध्रुवीय प्रक्रिया जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों मिल करके जो है एक खुशनुमा माहौल बना करके शिक्षण व्यवस्था को चलाएं। अगला है पाठ्यक्रम। अब चूँकि ये देखें कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा या पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि पढ़ने योग्य, और क्रम का मतलब एक निश्चित व्यवस्था, यानी पाठ्यक्रम का मतलब होता है पढ़ने योग्य एक निश्चित व्यवस्था। अब पाठ्यक्रम जो है कैरिकुलम शब्द से बना है। किससे बना है? कैरिकुलम कुर्रर शब्द से बना है। जो कुर्रर शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द है, कभी कभी आता है कैरिकुलम जो है किस शब्द से बना है? लैटिन भाषा के कुर्रर शब्द से बना है। कुर्रर शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। तो इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़ करके विद्यार्थी अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तो इस तरीके से देख लेंगे एक बार कि आपके क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। एनसीएफ 2005 कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे उसे आप देख लेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। निदेशक कौन थे? डॉक्टर कृष्ण कुमार जी थे। और यह 2005 का 14वां संस्करण में इसको लिया गया। और ये एनसीईआरटी की बैठक होती है 14 और 19 जुलाई 2004 को। उसमें यह तैयार किया जाता है कि भाई पाठ्यक्रम को बदला जाए, पाठ्यक्रम एक नया बनाया जाए। जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है वैसे वैसे शिक्षा व्यवस्था भी बदलती है। अब शिक्षा व्यवस्था का मतलब कि पाठ्यक्रम ही उसका बदलेगा। पाठ्यक्रम जैसा होगा वैसे वैसे शिक्षा व्यवस्था होगी, वैसे वैसे शिक्षक तैयार किए जाएंगे, वैसे बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा, वैसे समाज में वो विकास करेंगे। आज देखें हमारे भौतिकवादी युग में डिजिटल प्रणाली है, कंप्यूटर प्रणाली है, मोबाइल का ज़माना है, तो उस तरीके की शिक्षा दी जा रही है। अब हम कहें कि आदर्शवादी तरह गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा दी जाए तो वैसा संभव नहीं है। वैसा करके भी बच्चा का विकास नहीं हो सकता। अब जैसी चाहत होती है वैसी जो है प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, वैसा ही
मांग होगी तो वैसे प्रोडक्शन होंगे, तो भी वो वहाँ सफलता मिलेगी, वहीं वो समाज विकास करेगा। तो इस तरीके से कमेटी में सदस्यों की संख्या अगर पूछेगा कुल 38 होंगे। 35 जो अगर पूछता है 35 भी आता है तो वहाँ क्योंकि समिति के सदस्य 35 होते हैं, लेकिन 3 एनसीईआरटी के सदस्य होते हैं, तो अगर 35 आता है, अगर 38-35 दोनों आता है तो अब 38 को लगाएंगे, अगर 38 नहीं रहेगा 35 रहेगा तो 35 सही लगा लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि यशपाल जी कौन थे। यशपाल जी यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष थे, प्रोफेसर यानी जेएनयू के प्रोफेसर रहते हैं, फिर यूजीसी के लास्ट में पूर्व अध्यक्ष हो जाते हैं। रिटायर्ड हो जाने के बाद ये इस तरीके की ये कमेटी के गठन करते हैं। और इनका नारा क्या था, शिक्षा बिना बोझ के, ये भी आप याद रखेंगे। एनसीएफ 2005 का नारा शिक्षा बिना बोझ के रहता है। और ये कहाँ से लिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर सभ्यता और प्रगति से लिया गया, जिसका मेन जो फोकस था सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की कुंजी है। और 22 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया। भाई भाषाओं अलग अलग जगह के स्टेट की अलग अलग भाषाएं थी, तो अलग अलग भाषाओं में किताबें छपेंगी, बच्चे पढ़ेंगे उसको। एनसीईआरटी की बुक वगैरह जो चल रही हैं वो 2005 से ही चल रही हैं। 17 प्रदेशों में लागू किया गया, हर प्रदेश को 10-10 लाख रुपए दिया गया। नवीनतम दस्तावेज है सबसे। अब विद्यार्थियों को आत्मज्ञान, अपने स्वयं का ज्ञान हो जाए कि मुझे पढ़ना है, क्या करना है जीवन में, मुझे क्या बनना है, यानी अपने स्वयं का ज्ञान करा दिया जाए बच्चे को, ना कि पढ़ा दिया जाए। खूब मंडुका वाली बात नहीं होगी। यहाँ बच्चों को पूरे वातावरण, पूरे परिवेश, पूरे समाज का ज्ञान करा दिया जाए। फिर उसके बाद उसके सिद्धांत भी देख लेंगे। स्कूल को बाहरी वातावरण से जोड़ दिया जाए। रतन प्रणाली का विरोध होगा, पाठचर्या बाल केंद्रित होगी, कक्षागत गतिविधि युक्त होगी, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान होंगे, समाज देश के प्रति सोचेंगे, शिक्षक सुगमकर्ता होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में भाषा विकास LSRW होगा। इस तरीके से जॉन डीवी जो है शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया, एडम ने द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ आप देख लेंगे कि कैरिकुलम जो है कूरर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पे दौड़ करके बच्चा अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन थे जो मेन टॉपिक में मैंने फोकस किया। हालांकि ये इसका मसौदा इसकी बहुत सारे पेजों में इसका है, लेकिन वहाँ हमको उस चीज़ को जानने के लिए बहुत वो नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हम लोगों को उसी पे फोकस करना है। उसी पे मैंने फोकस किया, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। अगर मेरा पढ़ाया व्लॉग पसंद आए तो आप लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।